नमस्कार, मैं शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर से नीतीश कुमार सर। मैं आप लोगों को आज क्लास 8 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा अध्याय का नाम है परिमेय संख्या। तो आज हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो सबसे पहले सुने कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, q बराबर नहीं हो जीरो, q बराबर नहीं हो जीरो, तथा p और q का कोई सार्व गुणनखंड नहीं हो, तथा p और q का कोई सार्व गुणनखंड नहीं हो, तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में 5/4, दूसरा 1/5, तीसरा -1/2 आदि। इस तरह का बहुत सारा उदाहरण आप ले सकते हैं। तो ये था परिमेय संख्या के बारे में जानकारी। संख्या जो शुरू होता है वो प्राकृत संख्या से शुरू होता है। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 इत्यादि से शुरू होता है। और जब हम प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगाते हैं, शून्य का प्रयोग करते हैं, तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। जब हम प्राकृत संख्या के पहले शून्य का प्रयोग करते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। और पूर्ण संख्या के पहले जब हम ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो वो पूर्णांक बन जाता है। जब हम पूर्ण संख्या के पहले ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो वह पूर्णांक बन जाता है। जैसे -4, -3, -2 इत्यादि बहुत सारे। और जब हम पूर्णांक संख्या में भिन्न संख्या को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या बन जाता है। यानी अभी हम परिमेय संख्या के बारे में दो परिभाषा बताए हैं। सबसे पहले बताए हैं, एक बार फिर बताते हैं कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, q बराबर नहीं हो जीरो, तथा p और q का कोई सार्व गुणनखंड नहीं हो, तो वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा, जो संख्या 1 से शुरू होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या के पहले शून्य का प्रयोग करते हैं वो पूर्ण संख्या बन जाता है। और पूर्ण संख्या के पहले ऋणात्मक संख्या जोड़ते हैं, ऋणात्मक संख्या जोड़ते हैं तो वो पूर्णांक बन जाता है। और पूर्णांक संख्या से अगर हम भिन्न जोड़ते हैं तो वह परिमेय संख्या बन जाता है। तो ये था परिमेय संख्या के बारे में जानकारी। अब हम परिमेय संख्या के इस अध्याय में जो हमें सीखना है, जो हमको जानना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बुक पर चलते हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे योग का क्रम विनिमय नियम। आखिर योग का क्रम विनिमय नियम होता क्या है? चलिए सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं।
का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम, ध्यान से देखेंगे। जैसे -1/2 प्लस 3/4 इक्वल टू 3/4 प्लस -1/2। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले -1/2 है, उसके बाद प्लस 3/4 है, लेकिन बराबर के इस साइड क्या देख रहे हैं कि जो 3/4 था वो पहले हो गया है। जो 3/4 था यहाँ पे लास्ट में वो पहले हो गया है, और जो पहले था -1/2 वो लास्ट में हो गया है। इसी को कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। ये हमारा क्या है? योग का क्रम विनिमय नियम। एक बार फिर से समझें कि जो संख्या सबसे पहले है वो लास्ट में हो गया, और जो लास्ट में है वो पहले हो गया। तो ये क्या है? हमारा योग का क्रम विनिमय नियम। अब हम दूसरा जानेंगे। इसको मिटा देते हैं। अब हम जानेंगे गुणा का क्रम विनिमय नियम। आखिर गुणा का क्रम विनिमय नियम होता क्या है? तो देखें, गुणा का ध्यान देंगे यहाँ पे। जैसे 5/6 इंटू 7/4, 5/6 इंटू 7/4 इक्वल टू 7/4 इंटू 5/6। यहाँ पे वही चीज है कि 5/6 सबसे पहले है, जो अंतिम हो गया लास्ट संख्या, और जो लास्ट में है 7/4 वो सबसे पहले हो गया, यानी पहला संख्या। तो योग में क्या है कि योग का क्रम विनिमय नियम में ये है कि उसमें योग का चिन्ह होता है, लेकिन गुणा का क्रम विनिमय नियम में गुणा का चिन्ह होता है। और वही लेकिन सेम प्रक्रिया होता है कि जो पहले वाला संख्या है वो लास्ट में, और जो लास्ट वाला संख्या है वो सबसे पहले। जैसे 5/6 है सबसे पहले इधर, तो यहाँ पे क्या हो गया? सबसे लास्ट में। और यहाँ पे क्या है? 7/4 लास्ट में है तो सबसे पहले हो गया। इसी को कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम तीसरा पॉइंट जानेंगे, योग का सहचार्य नियम। आखिर योग का सहचार्य नियम होता क्या है? चलिए इसको मिटाते हैं। योग का सहचार्य
नियम। योग का सहचार्य नियम, ध्यान दें, -1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10 इक्वल टू -1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10। यह है हमारा योग का सहचार्य नियम। तो आइए समझे कि योग का सहचार्य नियम आखिर होता क्या है। यहां पर हम देख रहे हैं कि -1/2 प्लस 2/5 छोटी कोष्ठ के अंदर है और प्लस उसके बाद प्लस 3/10 है। लेकिन बराबर के इस साइड हम क्या देख रहे हैं कि -1/2 उसके बाद प्लस उसके बाद 2/5 प्लस 3/10 छोटी कोष्ठ के अंदर है। यानी इसमें जो संख्या कोष्ठ में है उस संख्या को बाहर यहाँ पे निकाल दिया गया है और जो संख्या 3/10 बाहर में है उसको 2/5 के साथ इधर कोष्ठ में ले लिया गया है। फिर से समझे, -1/2 प्लस 2/5 छोटी कोष्ठ के अंदर है और उसके बाद प्लस 3/10 है। लेकिन बराबर की इस साइड इसको सहचार्य नियम में कैसे बदले हैं, -1/2 जो छोटी कोष्ठ के अंदर था उसको बाहर निकाल दिया गया है और 2/5 3/10 को छोटी कोष्ठ के अंदर ले लिया गया है। तो ये है हमारा योग का सहचार्य नियम। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम जानेंगे गुणा का सहचार्य नियम। गुणा का सहचार्य नियम। गुणा का सहचार्य नियम क्या होता है? 5 into 1/2 3/4 is equal to 5 into 1/2 into 3/4। यहां पर ध्यान देंगे 5 into 1/2 छोटी कोष्ठ के अंदर है, उसके बाद into 3/4 है। लेकिन जब इसको गुणा के सहचार्य नियम में बदलते हैं तो ये जो 5 है छोटी कोष्ठ के अंदर इसको बाहर लेते हैं और 1/2 और 3/4 को एक साथ छोटी कोष्ठ के अंदर लेते हैं। तो ये है हमारा गुणा का सहचार्य नियम। फिर से समझो एक बार, 5 into 1/2 छोटी कोष्ठ के अंदर है, उसके बाद into 3/4 है, इक्वल टू जब हम इसको सहचार्य नियम में बदलते हैं गुणा का सहचार्य नियम में तो क्या होता है कि 5 जो छोटी कोष्ठ के अंदर था वो बाहर आ गया और 1/2 3/4 एक साथ छोटी कोष्ठ में चला गया। तो ये क्या था हमारा गुणा का सहचार्य नियम। अब हम पांचवा पॉइंट को देखेंगे। योज्य प्रतिलोम। अब हम जानेंगे योज्य प्रतिलोम क्या होता है।
चलिए सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं। योज्य प्रतिलोम, यहां पर ध्यान देंगे, ये हमारा 5वां पॉइंट है। जैसे -7/4 इसको योज्य प्रतिलोम में बदलना है। किस में बदलना है? योज्य प्रतिलोम में। तो हमको ऐसी संख्या लेना होगा जिसका योगफल शून्य हो। हमको ऐसी संख्या लेना है जिसका योगफल क्या हो? शून्य हो। ध्यान दे, अगर हम -7/4 का योज्य प्रतिलोम 7/4 लेते हैं तो क्या ये सही है या नहीं? यानी -7/4 का योज्य प्रतिलोम 7/4 है या नहीं, ये भी जानेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस दोनों का योगफल ज्ञात करेंगे। हमने क्या बताया है कि इस दोनों का योगफल शून्य आना चाहिए, तभी ये जो है 7/4 -7/4 का योज्य प्रतिलोम होगा। तो चलिए 7/4 -7/4 प्लस 7/4, अब इसका योगफल निकालते हैं। 4 और 4 का लसो कितना होगा? 4 और 4 का लसो 4 ही होगा। उसके बाद 4 से क्या करते हैं? इसमें डिवाइड करते हैं, यानी भाग देते हैं। तो कितना होगा? 1। और 1 से जब -7 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो कितना होगा? -7। उसके बाद क्या है? प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देते हैं। उसके बाद फिर वही प्रक्रिया 4 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो कितना होगा? 1। और 1 से इस 7 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 7। अब यहां देखेंगे, इधर 7 जो है माइनस में है और ये 7 जो है प्लस में है। ये 7 माइनस में है और ये 7 प्लस में है, तो कितना होगा? 0। और बट्टा में कितना है? /4। और जब हम 4 से 0 में भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कितना होगा? 0। तो क्या देखें हम कि जब हम -7/4 और 7/4 का योगफल ज्ञात करते हैं तो कितना आता है? 0। यानी -7/4 का योज्य प्रतिलोम 7/4 है। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। और संक्षिप्त रूप में समझने के लिए कि योज्य प्रतिलोम कैसे जानेंगे, तुरंत कैसे निकालना है, ये तो लंबा प्रक्रिया हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे? सिर्फ यहां हमको देखना है, ये क्या है? -7/4। तो देखना है ये माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस में 7/4। जैसे यहां ध्यान दे, दूसरा उदाहरण -16 यानी -16, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका योज्य प्रतिलोम यानी ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में 16 हो जाएगा यानी 16। योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 16। उसी प्रकार हम कहेंगे, तीसरा उदाहरण देखिए, 15 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा?
तो देखेंगे यहाँ पे प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी -15 यानी -15। इसका यूजी प्रतिलोम क्या हो गया -15, यानी जो प्लस में होगा वो माइनस में और जो माइनस में होगा वो प्लस में। ठीक है, तो ये था हमारा 5वां पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। ये था हमारा योज्य प्रतिलोम। अब हम पढ़ेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए सबसे पहले इसको मिटाते हैं। प्रतिलोम, ये हमारा 6 पॉइंट है। अब हम जानेंगे गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ध्यान दें, फाइव बाई थ्री, हम आपसे पूछें कि 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 3/5। क्या होगा 3/5। क्यों होगा 3/5? ये भी भाई सवाल है कि 5/3 यानी 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/5 क्यों होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम का नियम है कि दोनों संख्या का गुणनफल 1 आना चाहिए। दोनों संख्या का गुणनफल 1 आना चाहिए। तो चलिए इसके सत्यापन के लिए हम इसकी जांच करते हैं कि इस दोनों का गुणनफल 1 होता है या नहीं। पहला संख्या है 5/3 यानी 5/3 इंटू 3/5। इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं। वही भिन्न का गुना, आप लोग तो जानते ही हैं, ये बेसिक चीज है। 3 से 3 डिवाइड हो गया और 5 से 5 डिवाइड हो गया, बचा कितना 1। इस दोनों का गुणनफल कितना आया 1, यानी 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 3/5। दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे 6/10, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। इसका उल्टा कर देंगे 10/6। 10/6 और हम अब इसकी जांच करेंगे क्या यह 6/10 का गुणात्मक प्रतिलोम 10/6 है या नहीं। तो इस दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, इस दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले पहला संख्या लिख देंगे, कितना है 6/10। तो 6/10 हो गया, सॉरी 6/10। अब हम दूसरा संख्या लेंगे इंटू 10/6। अब इस दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। देख रहे हैं 6 से 6 डिवाइड हो गया और 10 से 10 डिवाइड हो गया, बचा कितना 1, यानी इस दोनों संख्या का गुणनफल कितना आया 1, यानी ये सही है। यानी 6/10 का गुणात्मक प्रतिलोम 10/6 सही है। तो ये था हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। अब हम 7 पॉइंट पे चलते हैं। अब हम जानेंगे योज्य तत्समक के बारे में। 7 पॉइंट है योज्य तत्समक। सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं।
डस्टर। चलिए अब हम जानेंगे योज्य तत्समक के बारे में। पॉइंट हम जानेंगे योज्य तत्समक आखिर होता क्या है। सबसे पहले एक संख्या लेते हैं, जैसे -5/4। अब हमको बताना है कि -5/4 का योज्य तत्समक क्या होगा। -5/4 का योज्य तत्समक क्या होगा, तो इसका नियम है कि जो संख्या लेते हैं, जिस संख्या का योज्य तत्समक ज्ञात करना है, उस संख्या में हम शून्य को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? शून्य को जोड़ते हैं। तो चलिए इस संख्या में हम शून्य को जोड़ते हैं। कितना है? -5/4। इसमें कितना जोड़ना है? शून्य। जब हम शून्य को जोड़ेंगे तो कितना होगा? यही संख्या होगा, -5/4। यानी -5/4 का योज्य तत्समक -5/4 ही होगा। -5/4 का योज्य तत्समक -5/4 ही होगा। तो ये क्या था? हमारा योज्य तत्समक। अब 8वां पॉइंट पे चलते हैं। अब हम जानेंगे गुणात्मक तत्समक के बारे में। चलिए, गुणात्मक समक, ये हमारा है 8वां पॉइंट। तो गुणात्मक तत्समक होता क्या है, तो इसके लिए एक उदाहरण लेंगे, जैसे -6/2। हमको बताना है कि -6/2 का गुणात्मक तत्समक होता क्या है। तो गुणात्मक तत्समक ज्ञात करने के लिए जिस संख्या का गुणात्मक तत्समक ज्ञात करना है, उस संख्या में हम 1 से गुना करते हैं। कितना से गुना करते हैं? 1 से गुना करते हैं। जब हमको योज्य तत्समक निकालना था तो शून्य जोड़े, और जब हमको गुणात्मक तत्समक निकालना हो तो कितना से गुना करेंगे? 1 से, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं कितना है संख्या, -6/2। इसमें कितना से गुना करना है? 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वही संख्या -6/2 -6/2, यानी -6/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -6/2, वही संख्या होगी। यानी योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक में क्या देखे कि जो संख्या है वही संख्या होगा। जैसे योज्य तत्समक में जो संख्या है वही संख्या होगा उसका योज्य तत्समक, और -6/2 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा? -6/2 ही होगा। तो ये हमारा था 8वां नियम। अब हम जानेंगे 9वां पॉइंट के बारे में। पॉइंट नंबर 9। चलिए इसको हम मिटाते हैं। पॉइंट नंबर 9। समवरक नियम। समवरक नियम। अब हम जानेंगे कि समवरक नियम क्या होता है। आप लोग
भिन्न का जोड़ बनाए हैं, तो वही समझ लीजिए जो भिन्न का जोड़ है उसी को क्या कहते हैं, समवर्ग नियम। जैसे ध्यान दे, कोई भी संख्या ले लेंगे, कोई भी भिन्न ले लेंगे, जैसे 5/4 प्लस 6/4, दो भिन्न संख्या ले लिए और अब हम इसको बनाते हैं। तो जब हम इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करते हैं कि 4 और 4 का लॉग ज्ञात करते हैं, तो कितना होगा 4। अब क्या करते हैं, 4 में 4 से डिवाइड करते हैं, यानी भाग करते हैं। तो 4 में 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा 1, और 1 से जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो कितना होगा 5। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 5। उसके बाद क्या है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद अब ये इस भिन्न संख्या में देखेंगे कितना है 6/4। अब हम जो संख्या नीचे है यानी 4 है नीचे, तो 4 से इस 4 में डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे। तो जब भाग देंगे 4 में 4 से तो कितना होगा 1 होगा, और जब इस 1 से इस 6 में गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6। अब क्या करना है, 5 और 6 को जोड़ना है। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 यानी 11, और नीचे कितना है 4 दे देंगे, कितना हो गया 11/4। तो ये हमारा क्या हो गया, समवर्ग नियम। इसी को कहते हैं समवर्ग नियम। अब इसको हम मिटाते हैं, अब अगला पॉइंट पे चलते हैं। अब हम जानेंगे वितरण नियम के बारे में। वितरण नियम क्या होता है, चलिए पॉइंट नंबर 10। चलिए अब हम वितरण नियम के बारे में जानेंगे। ध्यान दें, जैसे एक उदाहरण लेते हैं 5/2 इंटू 1/2 प्लस 3/4। इसको हमें वितरण नियम में बदलना है। ये एक उदाहरण है और इसको हमें क्या करना है, वितरण नियम में बदलना है। तो चलिए हम इसको वितरण नियम में पहले बदलते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। कितना है 5/2, 5/2 लिखेंगे, इंटू यानी गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह। अब इस छोटी कोष्ठ में से 1/2 लेंगे, 1/2। अब इसको छोटी कोष्ठ के अंदर डालेंगे। उसके बाद प्लस, उसके बाद कितना है 5/2, तो 5/2, 1/2 ले लिए। उसके बाद कितना लेंगे 3/4 इंटू 3/4। इसको छोटी कोष्ठ के अंदर डालेंगे। ये हो गया क्या हमारा वितरण नियम। इसी को कहते हैं वितरण नियम। समझने की कोशिश करेंगे क्या है यहाँ पे कि 5/2, उसके बाद गुना का चिन्ह है, उसके बाद छोटी कोष्ठ के अंदर दो भिन्न संख्या है 1/2 प्लस 3/4। तो क्या किए हैं कि 5/2 लिखे हैं और इस छोटी कोष्ठ के अंदर से एक भिन्न संख्या 1/2 को ले लिए हैं। तो इस दोनों को एक साथ, फिर 5/2 और 3/4 बीच में गुना का चिन्ह, इस दोनों को एक साथ कर दिए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया वितरण नियम। तो ये था इस परिमेय संख्या अध्याय में 10 पॉइंट जो जानना बहुत ही आवश्यक था। तो आज के लिए मेरा क्लास इतना ही।
इतना ही है, अगले हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। गुड बाय।